गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अकाउंट्स में कुछ बेसिक डिस्कशन ऑलरेडी चालू कर दिया। एक बार पुराना रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि अकाउंट से वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मनी में मेजर हो सकते हैं, और मनी का या तो इनफ्लो होगा या तो मनी का आउटफ्लो होगा। क्या ये याद आया? जब मनी का इनफ्लो होगा तो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो वो हमारे लिए इनकम होगी या तो लाइबिलिटी। तो हाउ विल वी जज कि जो पैसा आया, इनफ्लो हुआ, वो इनकम है या लाइबिलिटी? तो उसका आंसर है, जो पैसा आया, जो पैसे का इनफ्लो हुआ, अगर वो फ्यूचर में आपको पेबल है, आपको किसी फ्यूचर डेट पे किसी को पे करना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी। पर जो पैसा आया वो आपको फ्यूचर में कभी पे नहीं करना, वो इनकम। इनकम को आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि अगर बदले में कोई गुड्स या सर्विसेज दी है तो फिर वो आपकी इनकम है। तो पेबल इन फ्यूचर लाइबिलिटी, नॉट पेबल इन फ्यूचर इनकम। अब अगर पैसों का आउटफ्लो हो रहा है, आई रिपीट, अगर पैसों का आउटफ्लो हो रहा है तो या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्सपेंस है या एसेट? खर्चा करने पे अगर जो बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर एक साल से ज्यादा है तो एसेट, और अगर एक साल से कम है तो एक्सपेंस। एसेट के एग्जांपल थे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल्स। एक्सपेंस के एग्जांपल थे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। क्या ये चीजें याद नहीं? फिर हमने अकाउंट्स में एक और फ्लो चार्ट पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट वर्ड आया डेबिट से, जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट साइड। क्रेडिट आया क्रेडेरे से, जिसका मीनिंग होता है राइट साइड। तो व्हाट डज द वर्ड डेबिट मीन्स? इट सिंपली मीन्स लेफ्ट साइड। एंड व्हाट डज द क्रेडिट वर्ड मीन्स? इट मीन्स सिंपली द। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। आई रिपीट, फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी, दैट इज डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो डेबिट का रूल था ईयर, EAR, एक्सपेंस, एसेट, रिसीवर। और क्रेडिट, करेक्ट, LIG, चौराहा। तो हमारे वहां जो LIG चौराहा है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, G फॉर गिवर। तो डेबिट क्या करना है? EAR, एक्सपेंस, एसेट, रिसीवर। क्रेडिट क्या करना है? LIG, लाइबिलिटी, इनकम और गिवर। अगर डेबिट वाली किसी भी चीज को इंक्रीज करना है तो डेबिट ही करो। आई रिपीट, डेबिट में से किसी भी चीज को, एक्सपेंस, एसेट या रिसीवर को, अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट ही करो। पर अगर डेबिट वाली किसी भी चीज को कम करना है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो आपको एक्सपेंस, एसेट या रिसीवर बढ़ाना है तो डेबिट ही कर लो, पर कम करना है तो उल्टा क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। LIG, क्रेडिट वाली चीजों को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करेंगे, पर अगर LIG, लाइबिलिटी, इनकम, गिवर को कम करना है तो उल्टा क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या ये पूरा याद आया? फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज देखी थी, बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन। ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली है नहीं, पर हम अकाउंटिंग करते वक्त उसको अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मेमोनिक था GAC, जी से गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या अज्यूम करता है? हम अकाउंटिंग करते वक्त ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन का नियर फ्यूचर में बिजनेस क्लोज डाउन करने का कोई भी इरादा नहीं। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हम कोई भी सिग्निफिकेंट लाइन ऑफ बिजनेस, आई रिपीट, सिग्निफिकेंट लाइन ऑफ बिजनेस क्लोज नहीं करेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो नेस्ले कंपनी में मैंने तुम्हें बोला था मिल्की बार बंद कर दे चलेगा, पर मैगी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैगी उनका मेजर टर्नओवर और प्रॉफिट देता है। तो बिजनेस लंबा चलेगा, हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, ना ही सिग्निफिकेंट लाइन को क्लोज करेंगे। ये था गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट है ए से अप्रूवल। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस। तुम मेरे वहां से, याद है मैं तुम्हारे वहां से गुड्स खरीदने आया था, मैंने बोला था 10 दिन बाद दूंगा पैसा। क्वेश्चन था आज रिकॉर्ड करना है या 10 दिन बाद, तो आंसर था आज। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस, डू नॉट वेट फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। कैश कब आ रहा है या जा रहा है उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन अगर आज हुआ तो आज ही। तीसरा था कंसिस्टेंसी। मैंने वो स्कूल वाला एग्जांपल लिया था,
तो आपने बचपन में आपके पेरेंट ने एक स्कूल में एडमिशन दिया, हर साल उसी में भेजा, यही तो है कंसिस्टेंसी। अकाउंट्स से अगर मैं रिलेट करूं, जब भी अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो अकाउंटिंग करने की, तो आप कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर लो और फिर हर साल सेम मेथड ही अप्लाई करनी पड़ेगी। आप हर साल मेथड चेंज नहीं कर सकते। पर हाँ, हर रूल का तो एक्सेप्शन होता है। तो मैंने वो 3 केसेस बताए थे जब आप मेथड चेंज कर सकते हो। पहला, जब लॉ रिक्वायर करता हो, लॉ में कोई चेंजेस आए और लॉ बोल रहा है कि आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो अलाउड नहीं, तो आपको मेथड चेंज करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर रिक्वायर करता है आपको मेथड चेंज करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। या तीसरा, आपके मेथड चेंज करने से इट लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी मेथड चेंज करने से अगर अकाउंटिंग ज्यादा एक्यूरेट होगी, बिल्कुल आप कर सकते। तो अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा, ये तो रिवीजन था पिछले 2 लेक्चर्स का। अब आज अपन नई चीज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नई चीज पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। रिपीट, आज हम लोग नया पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है वो रूल्स? तो चलो देखते हैं, बुक में सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल दे रखा है। ये आगे हेडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके अंदर अगर आप पहला देखोगे तो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। पढ़ने का मौका दूंगा बाद में, पहले अपन से समझ। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? ये बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप बिजनेस और बिजनेसमैन को दो सेपरेट एंटिटी। इट स्टेट्स दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस अलग है बॉस, बिजनेसमैन अलग है। मेहुल ट्रेडर्स करके मेरी एक फर्म में चलाता हूं जिसका मैं ओनर हूं, पर अकाउंटिंग करते वक्त आप मेहुल ट्रेडर्स की अकाउंटिंग करोगे और मेहुल आपके लिए एक लाइबिलिटी है। मेहुल भले ओनर है पर बिजनेस और बिजनेसमैन है। तो पहला पॉइंट जो आज हम लोगों ने समझा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का पहला पॉइंट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो आज तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारे पापा का जो बिजनेस है वो पापा का ही तो है, बिजनेस और पापा एक ही तो है। तो अपन अपने पापा की दुकान पे जाके जो चीज हाथ में आई वो उठा के जेब में रख के घर आ जाते थे। अभी तक पापा का ही है, अपने को कौन मना करेगा? अकाउंट्स मना करेगा। जब तुम पापा की दुकान में से कोई चीज उठा के अपनी जेब में रखोगे और बाहर निकलोगे तो अकाउंट्स तुमको रोकेगा कि इधर आओ, क्या लेके जा रहे हो? तुमने बोला कि ये लेके जा रहा हूँ, बिजनेस बोलेगा चुपचाप रखो, किससे पूछ के लेके जा रहे हो? तुमने भी अकड़ में बोल दिया कि तू कौन होता है पूछने वाला, मेरे पापा का बिजनेस है। तो अकाउंट्स ने बोला बिल्कुल ये बिजनेस तुम्हारे पापा का है, पर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। जब तक बिजनेस से परमिशन नहीं लोगे तब तक आप ये बाहर लेके नहीं जा सकते। तो पहला पॉइंट मैं वापस बोल रहा हूँ, बिजनेस और बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हो गए, तो जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, देखो जब तक दोनों सेम थे तब तक मेरा पैसा तेरा पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा। पर जैसे ये दोनों अलग अलग हो गए तो बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया। जब भी ये बिजनेस क्लोज होगा तो बिजनेस को, तुम्हारे पापा को, वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट करा था वो रीपे करना पड़ेगा। और पेबल इन फ्यूचर क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। तो क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग कर दिया, तो जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के एंगल से लाइबिलिटी, या बिजनेस को, वो ओनर को वापस चुकाना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से हमें मिला, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग हो गए, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इसके लिए टर्म निकाल दी कैपिटल। तो जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाएगा, आई रिपीट, जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाएगा या ओनर बिजनेस में लगाएगा उसको नाम दिया जाएगा कैपिटल। तो आज एक नई टर्म पढ़ी हम लोगों ने कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कैपिटल? कैपिटल मींस मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन द बिजनेस। आई रिपीट, मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर या बिजनेसमैन इन द बिजनेस को नाम दिया जाता है कैपिटल। तो फटाफट रिवाइज करते, क्या बोला? पहला पॉइंट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। दूसरा पॉइंट, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाएगा वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और तीसरा पॉइंट, ओनर के पैसे को नाम क्या दिया? कैपिटल। तो चलो अब एक बार पढ़ते हैं कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है।
पढ़ो तुम लोग पहला प्रिंसिपल। सॉरी आई डिडंट नो कि ये वो जूम्ड इन है। एक बार वापस से पढ़ लो। नेक्स्ट अगर तुम देख सकते हो तो जो प्रिंसिपल का नाम है दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अकाउंट्स जब हमने चालू करा तो पहली चीज मेरा एग्जांपल था कि अगर पापा बिजनेस करते हैं और पापा ने रामू पापा को सैलरी दी 5,000 रुपए, क्या पापा अपने हिसाब किताब में लिखेंगे? आंसर था यस। फिर मेरा क्वेश्चन था कि अगर पापा ने रामू पापा को अच्छे काम करने पे ऐसे शाबाशी दी, 3 बार पीठ पे थपथपाया, क्या वो हिसाब किताब में लिखेंगे? आंसर था नो। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल है। इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल है। पढ़ते हैं एक बार। अब देखो इसमें एक वो दे रखा है, however the principle suffers from two major limitations. Transactions event that cannot be measured in monetary terms and money terms are not recorded in the books of account, however important they may be. Second, the value of money is considered to be static value as the transactions are recorded at the value of transaction date. मतलब अभी अभी अपन ने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल। बिल्कुल ये रूल है अकाउंट्स का। पर हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो ये जब प्रिंसिपल बनाया गया तो इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि बॉस ये प्रिंसिपल तुम्हारा सही नहीं है। हमने पूछा क्यों सही नहीं है, तो उन्होंने बोला जस्ट बिकॉज कोई चीज मनी में मेजरेबल नहीं होगी तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, भले ही वो कितनी इंपॉर्टेंट हो। कहा तो बोले इससे बिजनेस की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा। मैं कहा कैसे? तो एक एग्जांपल दिया कि जैसे आज मैं कोचिंग क्लास चलाता हूं और मैंने अमित जी से, अमिताभ बच्चन जी से बोला कि आप प्लीज मेरी कोचिंग क्लासेस में पार्टनर बन जाओ। मेरी गरीब सी शक्ल देख के उनको मेरे पे दया आ गई, बोल चल ठीक है यार गरीबों का मदद करो, और उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर मैंने धीरे से पूछा कि सर कैपिटल कितना लगाओगे, तो उन्होंने बोला मैं पार्टनर बन रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात है, तुमको मेरे से अलग से पैसे ही चाहिए। मैं कहा नहीं ऐसी मस्ती कर रहा था, पैसा ऐसा नहीं चाहिए, आप तो बस पार्टनर बन जाओ, तो मेरी एक आध ऐड में आ जाना कि मेहुल सर की क्लासेस बहुत बढ़िया है, ज्वाइन करो। अब अमिताभ बच्चन जी मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बने, पर उन्होंने पैसा नहीं लगाया। क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं लगाया तो वो मेरे अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर क्या अमित जी का मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना क्या बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज नहीं हुई? टेक्निकली मेरे बिजनेस की वर्थ सीधे करोड़ों में पहुंच गई जस्ट बिकॉज अमिताभ बच्चन जी पार्टनर इन माय फर्म। पर क्योंकि इसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज वो मनी में मेजर नहीं हो रही है। ये लिमिटेशन था। दूसरा, आप हर ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करके रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन अजम्पशन की मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती। यही तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है। मनी की वैल्यू खुद की चेंज होती है। आज अगर कोई तुमको 100 रुपए दे और एक साल बाद दे तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है इंटरेस्ट रेट का। आज अगर कोई आपको 100 रुपए दे रहा है तो ठीक है, पर एक साल बाद देगा तो आपको 110 रुपए चाहिए, ब्याज भी तो लोगे। तो आप अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन को मनी में रिकॉर्ड कर रहे हो जबकि मनी की खुद की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये लिमिटेशन है। पर अब बच्चों भूल तो यही है अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो मनी में मेजरेबल है। तो लिमिटेशन बुक्स में लिखे थे तो अपन ने डिस्कस करे, अब वो लिमिटेशन अपने दिमाग से निकाल दो। हम वही बोलेंगे कि अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मनी में मेजरेबल। देखते हैं अपन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। योर थर्ड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है? आपको गोइंग कंसर्न असम्पशन याद है कि बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है, फोर्सिएबल फ्यूचर। तो मैंने पूछा भाई बिजनेस की लाइफ कितनी बड़ी? तो किसी बच्चे ने बोला है, किसी ने जो मेरे से अकाउंटिंग करवाना चाहता है बोला बहुत बड़ी। मैंने कहा बहुत बड़ी में भी कितना? तो उसने बोला यार 20-25 साल। तो मैंने उससे बोला कि जब 20 साल 25 साल बिजनेस चलने वाला है अभी क्यों अकाउंटिंग करा रहा है? रुक जाना 20 साल 25 साल एक साथ कर दूंगा, 20 साल बाद पूरी अकाउंटिंग। विल इट मेक अ सेंस? अगर बिजनेस की लाइफ 20 साल है और मैं 20 साल के एंड में अकाउंटिंग करूंगा तो क्या इट विल मेक एनी सेंस? 20 सालों तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में है। तो क्या बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने, पीरियड प्रिंसिपल ने? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने बोला कि गोइंग कंसर्न असम्पशन में जो आपने बिजनेस की एक बड़ी लाइफ अज्यूम करी 20 साल, उसको छोटे 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 पीरियड में डिवाइड कर दो। आई रिपीट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने क्या बोला कि जो बड़ी लाइफ आपने गोइंग कंसर्न असम्पशन में अज्यूम करी है उसको आप छोटे 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 पीरियड में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और हर पीरियड के एंड में अकाउंटिंग करना जरूरी है। अच्छा ये पीरियड कितना छोटा होगा? नॉर्मली एक साल चलता है। तो 20 साल की लाइफ को, बिजनेस आपने बोला 20 साल चलेगा, तो उस 20 साल को आप एक एक साल के 20 छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर दो और फिर हर साल के एंड में अकाउंटिंग करना जरूरी है। पर ये जो मैंने बोला एक साल, ये नॉर्मली यूज होता है। आप 3-3 महीने में भी डिवाइड कर सकते हो, 6-6 महीने में भी डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपने डिसाइड करा हर पीरियड के एंड में आपको अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो गोइंग कंसर्न में जो बड़ी लाइफ है उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल एक एक साल में, और फिर हर साल के एंड में, हर पीरियड के एंड में आपको पूरी अकाउंटिंग करना जरूरी है। पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है।
Fourth is full disclosure principle. Now what does full disclosure principle tell us? अकाउंटिंग के बेसिस पे, अकाउंटिंग करने के बाद जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है के बेसिस पे बहुत सारे लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने शेयर बाजार वगैरह सुना होगा। तो शेयर मार्केट में जब कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसे कैसे पता चलता है कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं? इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि मुझे अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर अकाउंटिंग करते वक्त आपने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी तो सामने वाले इन्वेस्टर का नुकसान हो जाएगा। चलो, नहीं समझ में आया? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यार तुम लोग है ना मेरे पास आए एक दिन, बोले सर आप सीए हो और हम लोगों को कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें शेयर्स खरीदने किसी कंपनी के। आप बताओ क्योंकि आप सीए हो कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने तुमसे पूछा या तुम कैसे अज्यूम करते हो, तुम कैसे जजमेंट लेते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है या नहीं? मैं बोला कि सर सिंपल है, प्रॉफिट के बेसिस पे, जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा वो कंपनी ज्यादा अच्छी। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बताओ तुम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? तो तुमने मुझे कोई दो कंपनियों का नाम दे दिया, कंपनी ए और कंपनी बी। तो तुमने मुझे दिया दो कंपनियों का नाम, कंपनी ए और कंपनी बी। मैं कहा ठीक है, तुम परसों आ जाना, मैं इसका प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें निकाल के रखता हूं। तुम 2 दिन बाद मेरे पास आए, मैंने तुम्हें बताया कंपनी ए का प्रॉफिट 20 लाख, कंपनी बी का प्रॉफिट 8 लाख। तो तुमने बोला कि सर ढंग से चेक कर लिया ना, प्रॉफिट सही तो है, गड़बड़ तो नहीं है? मैं कहा बिल्कुल मैंने चेक कर लिया, कंपनी ए का प्रॉफिट 20 लाख ही है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। कंपनी बी का प्रॉफिट है 8 लाख। तो तुमने बोला कि सर फिर हम कर दे कंपनी ए में इन्वेस्ट। मैं कहा भाई तुम प्रॉफिट के बेसिस पे जज करते हो, कंपनी ए का प्रॉफिट ज्यादा है तो तुम्हें उसमें कर देना चाहिए। तुमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 1 साल बाद कंपनी ए दिवालिया हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, तुम्हारा पूरा पैसा डूब गया, जबकि कंपनी बी बढ़िया चल रही है। तो तुम आए मेरे ऑफिस पे गालियां देते हुए, गुस्से में लाल बतर, और मेरे कैबिन में से जोर से दरवाजा पटका और अंदर घुसे और मेरे को जोर जोर से चिल्लाने लगे, कैसे सी हो तुम, कुछ आता जाता है नहीं, हमारा नुकसान करवा दिया फलाना डिमाका। तो मैंने कहा शांत हो, हुआ क्या? पहले तो बैठो। फिर तुमको पानी पिलाया। फिर मैंने कहा शांति से बात करो, क्या हुआ? तुमने मुझे बोला कि सर हम 1 साल पहले आए थे आपके पास। में आए थे। तुमने मेरे को बोला कि हमने आपको कंपनी ए और कंपनी बी में से पता लगाने का बोला था, कौन सी कंपनी अच्छी है, आपने प्रॉफिट निकाल के दिए थे, तो दिए थे। बोले ये आपका सर्टिफिकेट है, कंपनी ए का प्रॉफिट 20 लाख था, कंपनी बी का सिर्फ 8 लाख था। आपके कहने पे हमने ए कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ए तो डूब गई और कंपनी बी अभी भी अच्छी चल रही। मतलब आपने जो पता लगवाया, आपने जो प्रॉफिट हमें बताया वो गलत था। मैं कहा देखो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, प्रॉफिट तो मैंने चेक करा था और वो गलत भी नहीं था, प्रॉफिट तो सही था। तो तुमने मुझे बोला कंपनी ए डूब चुकी है, कैसे पॉसिबल है कि अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा था वो डूब गई थी? तो मैं कहा वो मैं तुमको देख के बता देता हूँ। मैंने तुमको बिठाया 10 मिनट, मैंने उसकी पूरी वो जो अकाउंट्स थे वो एक बार मंगवाए और मैंने सब चेक करा और फिर मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी ए में जो 20 लाख रुपए प्रॉफिट था उसमें से 18 लाख प्रॉफिट था प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। उन्होंने अपनी एक जमीन बेची, उसको उनको 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। जमीन के अलावा जो बाकी बिजनेस है उससे तो सिर्फ 2 लाख की कमाई थे और कंपनी बी का पूरा 8 लाख रुपए बिजनेस का प्रॉफिट था। कंपनी ए का प्रॉफिट बहुत कम था, 2 लाख ही था, इसलिए वो डूब गई। तुमने मुझे फिर गुस्से से देखा और तुमने मुझे बोला कि ये कंपनी ए के 20 लाख में 18 लाख प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड था, ये पहले बताने को नहीं होता था क्या? मैंने बोला पहले पूछने का नहीं होता था क्या? तुमने पूछा क्या? तुमने सिर्फ पूछा कि प्रॉफिट बताओ, तुमने ये थोड़ी बोला कि प्रॉफिट का एनालिसिस करके दो। तो मैंने भी नहीं बताया। तुमने एक चीज कम पूछी, मैंने एक चीज कम बताई, हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसा ना हो इसलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लेके आए अकाउंट्स में कि बॉस जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो
तो आपको 100% इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। आप चीजें कम बताओगे, आप इंफॉर्मेशन कम दोगे, तो हो सकता है वो डिसीजन गलत ले ले, तो फाइनेंशियल लॉस होगा बेचारे का। तो आपको सारी चीजें बता, ये था फुल डिस्क्लोजर। पर जब ये प्रिंसिपल आया तो पूरी अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी, ऐसे सारे लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये पॉसिबल ही नहीं कि हम सारी इंफॉर्मेशन बताएं। तो हमने पूछा यार क्या प्रॉब्लम है तुमको बताने की? तो उन्होंने बोला अगर हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, छोटी एंड बड़ी, तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी वास्ट हो जाएगी, कोई उसको समझ ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपको एक 400 पेज की, आप मेरे पास आए कि बताओ कंपनी ए में और कंपनी बी में से कौन सी कंपनी अच्छी है, मैं तुमको दोनों कंपनियों की 400 पेज की 2 बुकलेट दे दूं एनुअल रिपोर्ट, ये 400 पेज में सारी इंफॉर्मेशन तुम पढ़ लेना, डिसीजन ले लेना, तुम पढ़ पा रहे हो क्या कोई 400 पेज? तो अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी ने, ऐसे सारे लोग जो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मालिक इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। तो जब ये ऑब्जेक्शन आया और लोगों ने समझा कि हाँ यार हर चीज बताना पॉसिबल नहीं होती, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नहीं बता सकते हो, वरना आपकी पेजेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो फिर एक बार प्रिंसिपल निकाला गया मटेरियलिटी। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने बोला कि आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बताओ जो मटेरियल है। आई रिपीट, सारी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बताओ जो मटेरियल है। मैंने पूछा भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल व्हेन, उन्होंने क्या जवाब दिया, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल व्हेन इट मे चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर, व्हेन इट मे चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बताने से सामने वाला हो सकता है अपना डिसीजन चेंज कर दे, फिर बताओ। पर इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि मैं ये इंफॉर्मेशन दे भी दूंगा तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मत बताओ। तुम मेरे पास आए कि कंपनी ए और कंपनी बी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, कौन सी कंपनी अच्छी है, आई स्टार्ट विद कंपनी ए की बिल्डिंग का कलर येलो है, कंपनी बी की बिल्डिंग का कलर ऑरेंज है। कंपनी ए की बिल्डिंग के बाहर एक गार्डन है जिसमें 25 सीताफल के पेड़ हैं और 5 पपीते के पेड़ हैं, जबकि कंपनी बी में 25 पपीते के हैं और बाकी सीताफल के हैं। कंपनी ए के बाथरूम में जैगुआर के सब वो लगे हुए हैं नल वगैरह, कंपनी बी में कोलर कंपनी के लगे। अरे यार तुम इन्वेस्टमेंट करने बैठे, तुमको क्या करना पपीते सीताफल कोलर और जैगुआर से? तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो आई रिपीट, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने बोला ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। हमने पूछा मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब, तो उन्होंने बोला इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल व्हेन इट मे चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर। अगर आपको 1% भी डाउट है ये बताऊंगा तो हो सकता है सामने वाला डिसीजन चेंज कर दे, तो बता दो। और अगर आप 100% श्योर हो ये बता भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अवॉइड, तो फिर आप नहीं बताओगे तो चलेगा। दो प्रिंसिपल हमने एक साथ डिस्कस करे तो अपन पढ़ भी लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों आपको अभी पढ़ने।
आज का लास्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, दोनों एक ही बात है। तो प्रिंसिपल का नाम है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? ये बोलता है एंटीसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पर एंटीसिपेटेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं, सब ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मान लो तुम्हारी और मेरी शर्त लग गई कि इस साल जो आईपीएल होगा वो कौन जीतेगा। अभी तो आईपीएल वगैरह सभी लॉकडाउन की वजह से सब पोस्टपोन्ड है, पर जब भी आईपीएल होगा तो जब भी आईपीएल होगा तो अपनी शर्त लगेगी कौन जीतेगा। तुमने बोला चेन्नई, मैंने बोला मुंबई, अपन ने कहा लगी शर्त, तुमने बोला लगी शर्त, कितने की? तो तुमने बोला 5,000। ठीक है, तो अपने बीच में 5,000 रुपए की शर्त लग गई, बरोबर। आईपीएल कब होगा? अभी तो 3-4 महीने तक नहीं होने वाला, तो 4-5 महीने बाद होगा आईपीएल, जब भी होगा। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? तुमने बोला चेन्नई जीतेगी, और अगर 4 महीने बाद जब आईपीएल हुआ चेन्नई जीत गई, कितने रुपए मिलेंगे? 5,000। तो यार एक काम करो, तुम्हारे 5,000 रुपए जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं आज। तुम पार्टी दो, तुम्हारे 5,000 रुपए जीतने की खुशी में तुम पार्टी दो। बोलो दे दोगे? अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, पार्टी दोगे? नहीं दोगे, क्यों? कुछ बच्चों के मन में आंसर आया कि सर अभी जीते थोड़ी है, अभी तो मैच होना बाकी है, अभी तो जीते ही नहीं है, जब जीतेंगे तो दे देंगे पार्टी, अभी नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, स्मार्ट हो तुम लोग। पर मुझे एक बात बताओ, चांसेस है कि मुंबई भी जीत सकती है, तो तुम हार भी सकते हो। अगर तुम हारे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,000। तो वो जो 5,000 रुपए तुम्हें देने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी तुम आज से चालू कर दोगे। अभी से जो हर महीने पॉकेट मनी मिलेगी उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा रखोगे, या हारोगे उसके बाद पैसा इकट्ठा करना चालू करोगे? अभी से तुम लोग अपनी पॉकेट मनी में से पैसा रखना चालू कर दोगे ना। एक तो कंजर्वेटिज्म है, एंटीसिपेटेड गेन, 4 महीने बाद कमाऊंगा 5,000 रुपए, जीतूंगा, उसकी पार्टी अभी नहीं करना। पर 4 महीने बाद मैं 5,000 रुपए हार सकता हूं, तो उसकी तैयारी तो आज से ही चालू करनी है। यही तो बोलता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अगर फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है तो बॉस आ तो हाथ, आज ही तैयारी कर लो, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो। पर अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई एंटीसिपेटेड गेन दिख रहा है, हो सकता है कोई प्रॉफिट होगा, उसकी दिवाली अभी मत बनाओ, उसकी खुशी अभी मत बनाओ, जब होगा तब रिकॉर्ड कर लेना। तो एंटीसिपेटेड लॉस, फ्यूचर में लग रहा है कोई लॉस हो तो आज ही रिकॉर्ड करो। फ्यूचर में पर कोई गेन होने की चांसेस हैं तो उसको आज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ते हैं बुक्स की लैंग्वेज में कि बुक क्या बोलना चाह रही है। चलो, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आधे प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा हूं। बचे हुए जो 5-7 प्रिंसिपल है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। पर एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, मैंने बोला था अगले 3-4 लेक्चर तक हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को रिवाइज करेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हें मन में आंसर देने हैं। बताओ, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लाइबिलिटी को बढ़ाना है, क्रेडिट। इनकम को बढ़ाना है, क्रेडिट। एक्सपेंस को बढ़ाना है, दो जवाब, डेबिट।
अच्छा बताओ, अगर लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट। अच्छा, एसेट को अगर कम करना पड़ जाए तो क्रेडिट। इनकम को कम करना है डेबिट, और एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट। तो ऐसे हमें रोज रोज ये रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग तभी कर पाएंगे जब हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स बहुत अच्छे हो। तो कल फिर से मिलेंगे। आज जो प्रिंसिपल्स डिस्कस करें वो कल के लेक्चर में वापस से फटाफट एक बार ब्रीफ करूंगा, और फिर मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। सिर्फ एक लेक्चर दूर है अपन प्रैक्टिकल अकाउंट्स। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो न्यूमेरिकल चीज है, जो प्रैक्टिकल चीज है, अपन उससे सिर्फ एक लेक्चर दूर है। जैसे ही प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे तो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाना चालू कर। अभी तक अपन सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।